नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। मैं आज चर्चा करूंगा लोकसभा 52 की। 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, यानी कि भारतीय लोकतंत्र में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना था वह 7 चरणों में पूरा हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण था। मतदान हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों के मत यानी कि सभी प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटियों यानी कि कहा जाए कि ईवीएम में कैद हो चुका है। 4 जून यानी कि कल परिणाम खुल जाएगा सभी प्रत्याशियों के सिर पर, यानी कि कहा जाए कि जो प्रत्याशी जिसकी भाग्य तेज होगी वह विजेता बनेगा और किसके मुंह पर लगेगा हार का स्वाद, यह 24 घंटे बाद, लगभग 24 घंटे से कम समय बचे हैं परिणाम आने में। इस परिणाम आने के बाद यह तय हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, किसकी सरकार बनी और किसकी सरकार बनने से चूक गई। मैं आज चर्चा करूंगा लोकसभा 52 की। बांदा चित्रकूट लोकसभा। बांदा चित्रकूट लोकसभा का नाम सामने आते ही लोगों के मन में कुछ तयशुदा मंजर सामने आने लगते हैं। कुछ लोगों के मन में डाकुओं की शरण स्थली रही जंगल के रूप में चित्रकूट ये बांदा का मंजर सामने आता है। कुछ लोगों के मन में राम की तपोस्थली रही बांदा चित्रकूट की धरती का मंजर सामने आता है। तो कुछ लोगों के मन में आता है प्यासे बुंदेलखंड का यह भाग, जहां पानी की किल्लत से आज भी लोग जूझते हैं। भले ही हर घर जल जैसी योजनाएं तमाम जगहों पर पहुंची, लेकिन आज भी इस क्षेत्र का कुछ भाग पानी की पहुंच से दूर है। हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो सिर्फ चुनावी चर्चा होगी। कल मेरे फ़ोन पर एक स्क्रीनशॉट किसी ने भेजा और वह स्क्रीनशॉट था जी न्यूज़ चैनल का। उसमें यह दिखाया जा रहा था कि बांदा लोकसभा सीट भाजपा के खाते में जा रही है। बांदा लोकसभा सीट को बांदा वासियों से ज़्यादा, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से ज़्यादा हो सकता है कोई जानता हो। यह जो एग्जिट पोल होते हैं यह धरातल पर उतरने के बाद सामने आते हैं, ना कि करोड़ों रुपए के एसी वाले स्टूडियो में बैठ करके इन परिणामों को देखा जा सकता है। भले ही आप किसी तरह से प्रभावित हो करके ऐसे परिणाम या ऐसे एग्जिट पोल दे दें, लेकिन यह बातें तब तक समझ नहीं आती हैं जब तक आप किसी भी क्षेत्र के धरातल पर उतरकर लोगों के मनोभाव को नहीं जानेंगे। हम 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ना तो हम किसी को चुनौती दे रहे हैं, ना ही हम यह कह पाना हमारे लिए संभव है कि अमुक दल या अमुक प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेगा। यह यक्ष प्रश्न है, क्योंकि किसी भी दल के लिए, किसी प्रत्याशी के लिए अभी से परिणाम घोषित कर देना एक भविष्यवाणी या कहा जाए कि ज्योतिषी का काम होगा। लेकिन कोई ना तो इतना बड़ा ज्योतिष है जो इन चुनावी परिणामों को बता सके, ना तो किसी में इतनी क्षमता है कि इस यक्ष प्रश्न का एक सटीक जवाब दे सके। हाँ, कुछ आकलन होते हैं, जरूरी नहीं कि वह अनुमान सही साबित हो। अनुमान सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं। हम 2 बिंदुओं पर लोकसभा की चर्चा करेंगे। एक बिंदु रहेगी हमारी विधानसभावार चुनावों का आकलन, और एक होगा जातिगत समीकरण को देखते हुए। हालांकि यहाँ पर बांदा लोकसभा में जातिगत चुनाव सदैव हावी रहा है, जातिवाद सदैव हावी रहा है। यहाँ पर एक बार श्यामाचरण गुप्ता जो व्यापारी खेमे से आते हैं, और एक बार राजा दिनेश सिंह जो ठाकुर वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, ठाकुर थे, वह यहाँ के दो लोग सांसद बने। इसके अलावा जितने भी सांसद हुए सभी चुनावों में ब्राह्मण और पटेलवाद हावी रहा। ब्राह्मणवाद और पटेलवाद की राजनीति यहाँ पर खूब चलती है। कई बार यहाँ पर पटेल सांसद हुए, कई बार ब्राह्मण सांसद हुए। इस बार के चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है कि यह तय नहीं कोई कर पा रहा है, जैसे कि पिछले 2 चुनावों में तय था कि यहाँ से भाजपा की सीट निकलेगी, यानी कि कहा जाए कि चुनाव एक तरफा का मामला सामने आ जाता था। इस चुनाव में ऐसा मोड़ आया है, दिलचस्प कहानी यह है कि जैसे ही टिकट फाइनल हुए, भाजपा प्रत्याशी का विरोध शुरू हो गया था। ऐसे में बसपा के कैंडिडेट मयंक द्विवेदी सामने आ गए, जिससे ब्राह्मणवाद का जो विचार था वह कहीं ना कहीं बसपा कैंडिडेट को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब देखना यह है कि किसको कितना फ़ायदा किस वाद से पहुंचता है। हम अगर विधानसभा वार की बात करें, 2022 विधानसभा की बात करें, तो हम करबी विधानसभा में देखते हैं
कि 2017 में भाजपा के कैंडिडेट चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जीते थे, लेकिन 2022 के चुनाव में हार गए। 2017 के चुनाव में चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को 90,000 लगभग वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर वीर सिंह रहे जो सपा के रहे, जो लगभग 60 से 65,000 वोट से उन्हें संतोष करना पड़ा। 2000 चुनाव की बात करें, वहीं पर यहाँ पर भाजपा को दांव चलना उल्टा पड़ गया। चंद्रिका प्रसाद को वोट मिले 83,895, जो लगभग कुल पड़े मतों का 34.62% वोट होता है। और सपा के उम्मीदवार रहे अनिल प्रधान। अनिल प्रधान को 1,04,711 वोट मिले, यानी कि कुल पड़े मतों का 43.23% कुल मत हासिल हुए। बसपा के कैंडिडेट रहे पुष्पेंद्र सिंह को 38,711 वोट मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट रहे निर्मला भारती को 2148, यानी कि 0.89% वोट हासिल हुए। अब बात यह आती है, भाजपा यहाँ पे जीत के दावे करती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो समीकरण कुछ दूसरा है। करबी विधानसभा में सपा उम्मीदवार लगभग 21,000 से ज़्यादा वोटों से भाजपा कैंडिडेट को यहाँ पर मात देते हैं। विधानसभा मऊ मानिकपुर की बात की जाए तो 2017 में 84,715 वोट पा करके आर.के. पटेल चुनाव जीते थे। वहीं पर दूसरे स्थान पे सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उसमें से संपत पाल को 53,000 वोट मिले थे, दोनों के गठबंधन में। और इस बार के चुनाव में देखा जाए तो भाजपा और अपना दल का गठबंधन था, एडीएस अपना दल सोने लाल जो दल था गुट के, उनमें अविनाश चंद्र द्विवेदी विधायक बने, जिन्हें 73,132 मत मिले। वहीं करबी विधानसभा से आकर के मऊ मानिकपुर में चुनाव लड़ने वाले, यानी कि पूर्व विधायक और 10 सरगना रहे ददुआ के सुपुत्र वीर सिंह को दूसरे नंबर की पोजीशन मिली, यानी कि 72,084 वोट पा करके वीर सिंह दूसरे स्थान पर रहे। कहा जाए कि 1,000 मतों के अंतर से वीर सिंह चुनाव हार गए। अब आप इस जिले का आकलन करें कि एक तरफ सपा 21,000 मतों से चुनाव जीतती है एक विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में 1,000 मतों से हारती है। कुल वोटों का कलेक्शन कर लें तो सपा 20,000 वोटों से यहाँ पर चित्रकूट जनपद में आगे है भाजपा से। वहाँ क्या था कारण कि करबी विधानसभा में लोग असंतुष्ट थे, जैसे कि आज आर.के. पटेल से लोगों में संतुष्टि नजर आई, भाजपा के जो कैंडिडेट है, उसी तरह चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय से लोगों में संतुष्टि नजर आई और लोगों ने अनिल प्रधान एक नया युवा चेहरा था, जिसके कारण बहुत सारा सामान्य वर्ग का वोट जो भाजपा को जाना चाहिए था वह कट करके अनिल प्रधान के खेमे में चला गया। अनिल प्रधान को इसका लाभ मिला, वह संतुष्टि काम कर गई और अनिल प्रधान वहां से विधायक बने। लेकिन बात करते हैं बसपा कैंडिडेट की। बसपा कैंडिडेट यहाँ पे लड़ाई पे हैं, यह बात हम कहेंगे, क्योंकि जो बसपा का वोट बैंक था वो दोनों विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो बलबीर पाल को यहाँ से मिले 38,711 वोट और करबी विधानसभा में जो पुष्पेंद्र सिंह थे उनको मिले जो पुष्पेंद्र सिंह थे उनको मिले थे 38,711 वोट और मानिकपुर में जो बलबीर पाल थे उनको मिले थे 45,367 वोट मिले थे। अब सोचिए, जो भाजपा का कैंडिडेट यानी कि अपना दल और भाजपा का जो गठबंधन कैंडिडेट था उसको मिले 72,000 वोट, लगभग 72,000 वोट यहाँ से मिलते हैं। 73,132 वोट मिलते हैं अपना दल के कैंडिडेट को, अविनाश चंद्र द्विवेदी को। तो अगर आप देखें तो बलबीर पाल को 45,000 वोट मिले, 45 और 73 के बीच लगभग 32,000 का फर्क है। यही असंतुष्टि नजर आई जो इस विधानसभा के सामान्य वर्गों में है। तो जो ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे निर्णायक वोटर माना जाता है, ब्राह्मण वर्ग जितना गया था गठबंधन के प्रत्याशी रहे अविनाश चंद्र द्विवेदी को, उससे कहीं ज़्यादा वोट बसपा की तरफ खिसक के चलाया। तो नुकसान किसका हुआ? भाजपा का। तो भाजपा यहाँ पर कमज़ोर हुई और वो लाभ सीधे मिला गठबंधन के बसपा के प्रत्याशी मयंक द्विवेदी को। 38,000 वोटें यानी कि 45,000 वोटें यहाँ पर बलबीर पाल पाए थे जो पाल बिरादरी से थे। अगर हम पाल बिरादरी की 10,000 लगभग वोटें यहाँ पर कम कर दें तब भी 35,000 वोटें यहाँ पर होती हैं। और मयंक द्विवेदी जब यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो अगर देखा जाए तो वही जो भाजपा की तरफ जो भाजपा का वोटर गया था वो इस बार कट के बसपा की तरफ चला आया, क्योंकि भाजपा से नाराजगी के कारण इसका लाभ सीधे मिलेगा मयंक द्विवेदी को। तो लगभग 30 से 40,000 वोटें और आप प्लस करेंगे अगर देखा जाए बसपा की तरफ,
तो यहाँ से बसपा कैंडिडेट को लगभग 75 से 80 हज़ार वोट इस विधानसभा से मिलेंगे। इसी तरह करबी विधानसभा में देख लिया जाए तो करबी में 38,711 पुष्पेंद्र सिंह को मिले थे। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बिरादरी संबंध रखते थे। पुष्पेंद्र सिंह 38,711 वोट पाए, लगभग 39-40 हज़ार, लगभग एक हम मोटा मोटी आंकड़ा रख सकते हैं कि 40 हज़ार वोट बसपा को वहाँ मिला। अगर हम 10 हज़ार ठाकुर वोट बैंक निकाल दें कि जातिवाद के कारण कुछ ठाकुर वोट जो है पुष्पेंद्र सिंह की तरफ गया, तो 10 हज़ार माइनस कर दें, तब भी 40 हज़ार में 10 हज़ार माइनस करने के बाद 30 हज़ार वोट तो बसपा का है। करबी विधानसभा में जो पार्टी वोट बैंक है वो बसपा का 30 हज़ार वोट है। पिछली बार लोग विधानसभा चुनाव में जो वोट बैंक यानी कि जो भाजपा का मतदाता था वो अनिल प्रधान की तरफ गया चंद्रिका प्रसाद से नाराजगी के कारण, वही वोट बैंक आकर के यदि इधर बसपा की तरफ मिल जाएगा, बसपा के वोट बैंक में शामिल हो जाएगा, तो एससी वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है और सामान्य वर्ग का कुछ वोट बैंक जिसमें ब्राह्मण, बनिया और अन्य कुछ वर्ग के लोग मिल करके इसको लगभग 80 हज़ार के पार पहुंचा दे रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो इन दोनों विधानसभाओं में बसपा का वोट बैंक 80 हज़ार से दोनों विधानसभाओं में कम नहीं आंका जा सकता है। सपा की बात की जाए, सपा का वोट बैंक जरूर करबी विधानसभा में कम होगा, लेकिन मऊ मानिकपुर में जो सपा का वोट है वो एकदम फिक्स है। सपा का वोट बैंक करबी विधानसभा में अगर 30 हज़ार कम किया जाएगा तो 1,04,000 में 30 हज़ार कम करेंगे तो लगभग 70-74 हज़ार वोट तब भी सपा का है। अगर कहा जाए तो चित्रकूट में लड़ाई पर सपा और बसपा है। भाजपा का जो मूल वोटर था वो बसपा की तरफ चला गया, सपा का वोटर कमजोर नहीं हुआ, तो भाजपा तो यहाँ इस जनपद में लड़ाई में तो है ही नहीं। ऐसे में ऐसी एग्जिट पोल देना कि भाजपा यहाँ चुनाव जीत रही है हास्यास्पद ही होगा। हालांकि कल 24 घंटे से कम समय बचा है, चुनाव परिणाम आ जाएंगे। अब बात करते हैं बांदा विधानसभा की, बांदा जनपद की। बांदा में 4 विधानसभाएं हैं, बांदा सदर हो गई, नरैनी हो गई, बबेरी हो गई, तिंदवारी हो गई। तिंदवारी विधानसभा पूरी चली जाती है हमीरपुर लोकसभा में। लोकसभा चुनाव में तिंदवारी विधानसभा का जो पूरा क्षेत्र है वो चला जाता है हमीरपुर लोकसभा में। बचती हैं 3 सीटें जो नरैनी, बांदा सदर और बबेरू। 3 विधानसभा चुनाव में अगर आंकड़ा लगाया जाए कि यहाँ पर सपा प्रत्याशियों और भाजपा के बीच टक्कर हुई थी। बबेरू की जो विधानसभा है वहाँ पर भाजपा को 72,221 वोट मिले और सपा को मिले 79,614 वोट, मतलब 79,614 वोट मिले सपा प्रत्याशी को, जिसने वहाँ पर जीत दर्ज की लगभग 7300 वोटों से। 7,300 अधिक वोट पा करके सपा का प्रत्याशी बबेरू में विजयी हुआ। तो आप यह सोच सकते हैं कि जो 79,000 जो वोट था सपा का, वो तो उस विधानसभा में कम नहीं होगा, क्योंकि जो सपाई वोट बैंक था वो कहीं ना वो खिसकेगा नहीं, वो स्थिर रहेगा। सपा का वोट बैंक स्थिर माना जाता है। मात्र 7,000 वोटों से सपा वहाँ चुनाव जीती। बांदा सदर की बात की जाए, 81,557 वोट मिले भाजपा के कैंडिडेट प्रकाश द्विवेदी को, और सपा का वोट बैंक जो था 66,343 था, जहां से विवेक सिंह, पूर्व विधायक विवेक सिंह की पत्नी मंजुला विवेक सिंह चुनाव लड़ी थी, वो मात्र 15,000 वोटों से चुनाव हार गई। नरैनी विधानसभा की बात की जाए तो ओम मणि वर्मा जो भाजपा की कैंडिडेट थी उनको 83,263 वोट मिले, और सपा की जो विधायक थी, जो सपा के कैंडिडेट थी किरण वर्मा, उनको मिले 76,544 वोट, लगभग यहाँ पर 6700, कहा जाए 6500 से ज़्यादा, 6,500 से ज़्यादा मतों से ओम मणि वर्मा चुनाव जीतती हैं। 6,000 वोट, 7,000 वोट और किसी किसी विधानसभा में 15,000 वोट का अंतर है। लेकिन इस लोकसभा में जो भाजपा से नाराजगी है वो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा है। तो नुकसान किसका हो रहा है? भाजपा का हो रहा है। तो ऐसे में 3 विधानसभाओं की बात करें तो सपा सदैव टक्कर में रही। विधानसभा चुनाव में भी सपा का वोट बैंक कम होना नहीं है, भाजपा का वोट बैंक खिसक के बसपा की तरफ गया। बसपा की बात की जाए तो बीएसपी को मिले थे 48,284 वोट 2022 की विधानसभा बांदा में, बबेरू में मिले थे 37,000 वोट, और नरैनी विधानसभा में मिले थे 36,871 वोट। यानी कि अगर एक कहा जाए कि औसत निकाला जाए तो हर एक विधानसभा में 40,000 पार्टी का वोट बैंक है, बसपा पार्टी का वोट बैंक 40,000 हर एक विधानसभा में है। ऐसे में अगर कहा जाता है, यह आकलन है कि लगभग 70% सामान्य वर्ग का वोटर यानी कि ब्राह्मण मतदाता चला गया है भाजपा छोड़कर बसपा में। तो भाजपा को नुकसान हो रहा है। जो भाजपा कहीं 15,000 से जीती है, कहीं 6,000 से जीती है, कहीं 7,000 से चुनाव जीती है, किसी किसी विधानसभा में 1,000 से चुनाव जीती है, तो वोट बैंक उसका खिसक के चला आ रहा है बसपा की तरफ। तो ये मोटा मोटी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नुकसान हो रहा है सीधे भाजपा को हो रहा है और फायदा हो रहा है बसपा को। ऐसे में यह कहना
एकदम से सटीक साबित नहीं है या सही नहीं है कि यहाँ से भाजपा चुनाव जीत जाएगी। पांचों विधानसभा का आपने आकलन किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की क्या स्थिति रही। ऐसे में आप बसपा जो लड़ाई है वो हमारा मानना है, हमारा जो एग्जिट पोल है वो हमारा मानना है कि लगभग जो लड़ाई रहेगी वो बसपा और सपा कैंडिडेट के बीच रहेगी। जो भाजपा का वोट बैंक था वो खिसक के बसपा में चला आया, इसलिए लड़ाई दो लोगों के बीच है। सपा के कृष्णा पटेल उम्मीदवार हैं और बसपा से मयंक द्विवेदी। ऐसे में भाजपा की स्थिति यहाँ पर हमारे अनुसार तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। हालांकि जो भी होगा वह 4 तारीख को साफ हो जाएगा। मतदान पड़ चुके हैं, मतदान हो चुके हैं, सभी प्रत्याशियों का मत या भविष्य कहा जाए तो मतपेटियों में ईवीएम में कैद हो चुका है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना या तमाम तरह की बातें करना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं समझता हूँ। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। जातिगत समीकरण की बात करें तो अगर हम देखें पिछले चुनाव की बात, लोकसभा की पिछले चुनाव की हम बात करें तो जब 2014 का चुनाव हुआ था तो भैरव प्रसाद मिश्रा जीते थे 3,42,000 वोट पा करके। उस समय बसपा के कैंडिडेट थे आर के पटेल, जिनको मिला था 2,26,000 वोट, वो जो दूसरे नंबर पे रहे। और सपा के कैंडिडेट के तौर पे बाल कुमार पटेल थे, जिनको 1,89,000 वोट मिला। उस समय अगर जाति की बात की जाए तो 3,42,000 वोट पा करके भैरव प्रसाद मिश्रा चुनाव जीते थे, जिनमें सभी वर्गों का मत भैरव प्रसाद मिश्रा को मिला था, चाहे पटेल बिरादरी हो, चाहे ब्राह्मण बिरादरी हो, चाहे व्यापारी बिरादरी हो, चाहे अन्य छोटी छोटी जातियाँ निषादों को ले लिया जाए, कोलों को ले लिया जाए, या अन्य वर्गों को मिला करके सबका साथ मिलने के बाद भैरव प्रसाद मिश्रा 3,42,000 वोट पा करके लगभग 1,18,000 मतों से चुनाव जीत गए थे। अब 2019 की बात की जाए, जो 2019 का आंकड़ा था, 2019 में भाजपा के कैंडिडेट 4,77,000 वोट पाते हैं, यानी कि 3,42,000 से लेकर के मत प्रतिशत बढ़ा आर के पटेल के आने पर 4,77,000। जो जीत का अंतर था वो घट के कितना चला आया आप देखते हैं, 58,938 वोट। मतलब जब 2014 में भैरव प्रसाद मिश्रा चुनाव लड़े थे तब जीत का अंतर था 1,18,000, लेकिन जब आर के पटेल लड़े तो चुनाव में वोट प्रतिशत तो बढ़ा, मत जरूर मिले भाजपा को, लेकिन जो जीत का अंतर था वो कम हो गया, 58,000 वोटों से मात्र जीते। वहीं पर जो श्यामा चंद्र गुप्ता थे वो 4,18,000 पा करके दूसरे नंबर पे रहे, चुनाव मैदान पे रहे। तो इस तरह अगर लोकसभा की बात की जाए तो जो बसपा कैंडिडेट थे, तो बसपा कैंडिडेट आर के पटेल को 1,15,788 मतों से 2014 में भैरव प्रसाद मिश्रा ने हराया था। यानी कि कहा जाए कि 2,26,000 जो बसपा कैंडिडेट आर के पटेल को मिले, तो कुछ पटेल बिरादरी को वोट मिले और कुछ एससी वर्ग का वोट मिले। हालांकि भैरव आर के पटेल इसके पूर्व सांसद थे, तो उनका हर एक वर्ग में जुड़ाव था। उन्होंने अपने वर्ग से मुझे लगता है ये बाल कुमार के आने के बाद जो पटेल वोट बैंक था वो बाल कुमार को ज़्यादा मिला, क्योंकि जो पटेल लॉबी है वो बाल कुमार को ही अपना नेता मानती है, ना कि आर के पटेल को। हालांकि सपा से सपा से बाल कुमार पटेल थे, तो ऐसे में लड़ाई दिलचस्प थी। इस तरह से कहा जाता है कि जो पटेल वोट बैंक था वो बाल कुमार को ज़्यादा मिला। इस बार भी यही स्थिति है। इस बार की स्थिति यह है कि टक्कर पे सपा का होने के कारण सपा का जो कैंडिडेट थे कृष्णा पटेल थी, तो जो पटेल लॉबी थी वो पटेल की ही तरफ चली गई। पटेलों के मन में यह होता है, अक्सर हर एक जाति के मन में ऐसा होता है कि जो चुनाव जीत रहा हो हम अपना वोट उसको दो। जब अपने ही वर्ग के दो लोग हैं तो उस व्यक्ति को वोट दिया जाए जो चुनाव जीतता हो। तो ऐसे में सपा बसपा की लड़ाई के कारण जो है, जो पटेल मतदाता थे उन्होंने रुझान किया सपा की तरफ। अब भाजपा का जो वोट बैंक था वो पटेल था, ब्राह्मण था, ठाकुर था, व्यापारी वर्ग था। तो सभी वर्गों की बात की जाए तो सारे वर्गों का रुझान तो समझ में आ गया है, लेकिन व्यापारी वर्ग यहाँ पर साइलेंट वोटर रहा, जिसका रुझान अभी तक समझ में नहीं आया है। व्यापारी वोटर निर्णायक वोटर है। अगर व्यापारी वोटर पूरा एक तरफा एक पार्टी की तरफ चला गया होगा तो जीत उसी की होगी, और अगर व्यापारी वोटर अगर बट गया होगा तो जीत कहा जाए या टक्कर सपा और बसपा के बीच होगी। यहाँ पर
हमने जो दौरा किया था चुनाव के समय, जो हमने लोगों का मत जानने की हमने कोशिश की थी, उसमें यह था कि ब्राह्मणों का लगभग 80% वोट बसपा की तरफ चला गया, 70 से 80% बसपा की तरफ चला गया, और एससी वोट बैंक वो पूरा जो है बसपा की तरफ गया। हालांकि भाजपा की जो योजनाएं थी वो एससी वोटरों को अपनी तरफ खींच नहीं पाई बहुत ज़्यादा। कुछ एक आध यहाँ कहा जाए 2-4-10% वोट बसपा का जो वोट बैंक था वो जरूर भाजपा ने को मिला होगा। लेकिन एक जो वोट बैंक का बड़ा हिस्सा था, जो कहा जाए कि निर्णायक मतदाता होता है ब्राह्मण और एससी, यहाँ पर दोनों की संख्या लगभग सामान्य है, तो समान है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर होगा। लगभग 2 लाख से अधिक मतदाता यहाँ पर जो है ब्राह्मण है, 2.5 लाख से ज़्यादा, और इतना ही लगभग एससी है। ऐसे में अगर आकलन किया जाए तो 4 लाख से अधिक मत पाने की संभावना मयंक द्विवेदी को है। और यही हाल जो सपा मतदाता है, सपा कैंडिडेट है, उनमें यादव, मुस्लिम और पटेल वोट बैंक मिला करके 4 लाख तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और जो भाजपा का वोट बैंक है, तो जो भाजपा का वोट बैंक था वो तो बसपा की तरफ चला है, तो वैसे में भाजपा को लड़ाई में मानना हमारी समझ से सही साबित नहीं हो रहा। हालांकि 4 जून को कल 24 घंटे के भीतर चुनाव परिणाम आ जाएंगे। ऐसे में थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, संयम बरतने की ज़रूरत है। और अभी तक यानी कि 4:30 बज चुके हैं, तो कल 4:30 या 5 बजे तक, शाम तक, लगभग 24 घंटे बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार किसकी बनी और किस लोकसभा से कौन विजयी हुआ। यह हमारा एग्जिट पोल जैसा भी हो, आप अपने कमेंट करके इस हमारे वीडियो में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आप भी अपना मत दे सकते हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे हैं, यह हमारा वीडियो यह पुष्टि नहीं करता है कि जो हमारी बातें हैं वो 100% ही सही। हम एक अनुमान लगा रहे हैं, जो हमने दौरा किया, जो हम मतदाताओं के बीच में गए, उस आंकड़े के अनुसार हम अपना मत रख रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी नहीं कि हमारा आकलन एकदम सही साबित हो। आप भी अपना मत अपना हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के दे सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। यह हमारा अनुमान है कि कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है, और आप अपनी राय दे करके हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन प्रत्याशी मजबूत है, कौन चुनाव जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रकाश ओझा, कैमरामैन उमाकांत मिश्रा के साथ।